रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम का आगाज़ वहीं से करेंगे जो सवाल हम आपके लिए कल छोड़े गए थे। और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जहां एक तरफ माशी माहिरीन संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहे हैं मुल्क की मईशत की डायरेक्शन पर और ये कह रहे हैं कि आइंदा साल पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा मौजूद है। अगर मईशत में कोई ड्रास्टिक स्टेप्स ना लिए गए तो पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन नहीं देखते वो आने वाले साल में। वहीं न सिर्फ मईशत बल्कि दीगर फ्रंट्स पे भी पाकिस्तान को अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करने की ज़रूरत है और हेड्स ऑन जो हमारी हुकूमत है उसको ये सारे मामलात एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन हालिया दिनों का अगर जायज़ा लें तो उसमें मालूम कुछ ऐसे होता है कि सारी सियासत, सारी गवर्नेंस, सारी हुकूमती मशीनरी और जितनी भी सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है मुल्क में उस सारी का मतमा एपिसेंटर एक ही है और वो है अहम तैनाती। ये बड़े तशवीशनाक है और ये जो सारे मुल्की मसाइल हैं, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो 22 करोड़ अवाम के मसाइल हैं, वो हल कैसे हों, आज हमारा अपने तज्ज़ियाकारों से सवाल ये है। तो इसके लिए हमने सवाल कुछ यूँ शेप किया है कि ये जो बहरान है इसका बेहतर हल कैसे मुमकिन है। ओपन ऑप्शन है तज्ज़ियाकारों के पास और डिस्कशन के लिए पैनल पर हमें ज्वाइन कर रही हैं रीमा उमर साहिबा, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से शामिल है। भट्टी साहब आप बताइएगा सर, आप क्या समझते हैं कैसे बेहतर हल मुमकिन है? ये जो सारा का सारा मामला बन रहा है, ख़ासकर आप इकनॉमिक फ्रंट ले लें, दीगर गवर्नेंस के मसाइल ले लें, अवाम बड़ी तशवीश में है, अवाम बड़ी अजियत में है, क्या करें? मैडम शेख, करना क्या है? ये लोग आए थे, इन्होंने कहा था कि हम तजर्बाकार हैं, हम अहल हैं, और हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है। 6 माह हो गए हैं, मोहतरम डार साहब भी मैदान में उतर चुके हैं और मुल्क मुआशी दिवालिये के दरवाजे पर है और 84% यानी 84% खतरात हैं। कुछ लोग 90% बताते हैं लेकिन 84% खतरात हैं कि हम दिवालिया हो जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसे हो, लेकिन 63% खतरात पर श्रीलंका दिवालिया हो चुका। अच्छा, डॉलर 200 से नीचे आना था, डार साहब ने फरमाया था, वो आज भी 1 रुपया महंगा हुआ है और 200 से बहुत ज़्यादा ऊपर है। गैस सस्ती होनी थी और अब बताया जा रहा है कि आपको सर्दियों में एक मखसूस वक्त के अलावा गैस मिलेगी ही नहीं, गैस नायाब हो चुकी है। बिजली 16 रुपये फ़ी यूनिट पे मिलनी थी, बिजली जो है वो आप मेरे ख्याल से इन्होंने 14-15 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाई है। अच्छा, महंगाई कंट्रोल करना थी, रिकॉर्ड साज महंगाई है और गुर्बत बेरोज़गारी का तो पूछिए ही ना, सैलाब ज़दगान का तो पूछिए ही ना। IMF इन्होंने कहा था, डार साहब ने हमें बताया कि हमें पता है कि IMF से कैसे डील करना है। हम हैं वो लोग जिन्होंने एक मरतबा IMF, इस पाकिस्तान की 75 साल तारीख में IMF से पूरा कंप्लीट प्रोग्राम किया था। आज बताया कि IMF का जायज़ा मिशन भी नहीं आ रहा और हमें जो 3 नवंबर तक वो मिलनी थी 1.2 अरब डॉलर की किस्त, वो भी नहीं मिल रही। और माना आलमी सतह पर हालात ख़राब हैं, सियासी अदम इस्तेकाम है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? जैसे आपने कहा, सारी की सारी सियासत, सारी की सारी जमहूरियत, सारे के सारी हुकूमत वो लगी हुई है 1 नवंबर तकर्री पर। 24 करोड़ आवाम इनकी तरफ देख रहे हैं और ये पता नहीं किन की तरफ देख रहे हैं। अब कहाँ नवाज शरीफ साहब खैर से यूरोपीय ममालिक की सैर को निकल चुके हैं, जरदारी साहब खैर से दुबई हैं सुना है, मौलाना साहब खैर से अब आराम कह रहे हैं सब कुछ। वो एक उनकी तस्वीर आई थी कि पता नहीं वो खसूसी तियारे पर पहुंचे थे कराची। तो शहबाज शरीफ साहब अल्लाह उनको सेहत दे, उनको कोरोना हो गया है। अब हम क्या, किधर जाएं, किस तरफ जाएं? इन अरस्तु, इन अफलातूनों, इन बुकरातों जो ये कल तक हमें बताते थे कि अहम इजलास के बाद 24 को अहम इजलास के बाद वो तुर्किया जा रहे हैं, रिकॉर्ड दौरे कर दिए, रिकॉर्ड दौरे कर दें। हाँ, रिकॉर्ड दौरे कोई मुल्क छोड़ना नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब और इनमें शहबाज शरीफ साहब में दौड़ लगी हुई है कि किसने ज्यादा दुनिया घूमनी है। अच्छा, अब कर्जों का कोई रोड मैप कोई पता नहीं, इस दलदल से, मुआशी दलदल से निकले कैसे कोई पता नहीं, ठीक है, डॉलर कैसे नीचे लाना है कोई पता नहीं, आवाम को कैसे रिलीफ देना है कोई पता नहीं।
तो अब क्या करें हम, यानी इनकी तरफ देखें? इमरान खान तो निकम्मा था, नाअहल था, नालायक था, लेकिन ये तो ऐसे नहीं थे। ये तो सारा तजर्बा एक जगह इकट्ठा हो गया। सर आप तजवीज़ देना, फिर क्या हो? मैं एक तजवीज़ देता हूं कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, या वज़ीर खजाना बना दिया जाए, या मुझे आर्मी चीफ लगा दिया जाए। आप ऐसे ही समझ लें कि आपका मॉक ट्रायल हो रहा है वज़ीर आज़म बनने के लिए, ये या वज़ीर आज़म से भी बड़ी पावर आपके ख्याल में अगर कोई है तो? जी अगर, अच्छा तो आप बता दें, अगर आप होते तो आप क्या करते? तो मैं सबसे पहले इलेक्शन करवाता, क्योंकि अच्छा। मुश्किल और बड़े फैसले इलेक्शन के और 5 साल मैंडेट के बगैर नहीं किए जा सकते। सर पर इलेक्शन है, 8-10 महीने में इलेक्शन है, ये कैसे करेंगे इतने बड़े मुश्किल फैसले? ये जो नवंबर की तकर्री करने आए थे और इस इलेक्शन करवा दें, आपके ख्याल में ये इस बहरान का हल है? सारा कुछ ही डूब रहा है, रियासत भी डूब रही है, हुकूमत भी डूब रही है। आपकी क्या राय है? ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया, इसको आगे बढ़ाते हैं ना, डिस्कशन की तरह लेके चलते हैं। रीमा आपका क्या राय है इसमें? भट्टी साहब का पॉइंट वैलिड है, 24 करोड़ अवाम जिनकी तरफ देख रही है, वो किस तरफ देख रहे हैं? वो तो एक तैनाती के गिर्दी घूमी जा रहे हैं। जी शुक्रिया अलीना। मेरी नज़र में भट्टी साहब का एनालिसिस जो है वो बहुत ए हिस्टोरिकल है। वो पाकिस्तान की तारीख जो रही है, क्यों सिर्फ उस एक तैनाती या उस एक ओहदे या उस एक पोजीशन की तरफ देखा जाता है, वो उसको इग्नोर करती है। 2017 में मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर थी, नहीं थी? तो नवाज शरीफ साहब को क्यों हटाने की पूरी कैंपेन, पूरी एक इंजीनियरिंग की गई? क्या जो लोग ये इंजीनियरिंग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अदलिया का, नैब जैसे इदारों का, मीडिया का, एजुकेशन सिस्टम का, क्या उनकी जो प्रायोरिटी है वो इकोनॉमी होती है? नहीं होती। वो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ही करते हैं। इसलिए सियासतदान जो है वो भी उससे बचने में ही अपना टाइम गुजार देते हैं। जब इस मुल्क में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारी सिविलियन लीडरशिप है, उनके पास ही इख्तियार होंगे और उनके पास वो स्टेबिलिटी होगी, वो कॉन्फिडेंस होगा कि वो वोट के जरिए आएंगे और अपना टेन्योर पूरा करके ही जाएंगे, तब शायद हम बेहतर एक एनालिसिस कर सकें कि वो कहाँ गलतियां करते हैं, उनको अकाउंटेबल ठहरा सकें। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में वो जो एक अहम ओहदा है, एक ये इदारा कह ले, इंस्टीट्यूशन कह ले, वैसे असल में तो वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक डिपार्टमेंट है, उसका जो इन्फ्लेटेड रोल है, उसकी वजह से हम ये देखते हैं। और ये आपकी इकोनॉमी, आपकी ओवरऑल सोसाइटी से बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज नहीं है। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हैं। जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये मुदाखलत बार बार की मुदाखलत लाती है, उसकी वजह से हम बाकी चीजों पे फोकस ही नहीं कर सकते। आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपके मुल्क में दहशतगर्दी की सिचुएशन, आपके मुल्क में सोशल जो वेलफेयर की सिचुएशन है, हर चीज उससे जुड़ी है अरीना। तो इवेंचुअली अगर आप हल पूछेंगी, वैसे तो मैं इस तरह के रिटोरिकल सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होता है, तो हल तो वही है, हमारा आइन है, उसमें जिनको अथॉरिटी दी गई है उन्हीं के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि हम उन्हीं को अकाउंटेबल ठहराएं। यहाँ अथॉरिटी कहीं और है, उनको हम अकाउंटेबल ही नहीं ठहरा सकते। वो की बात आपकी बिल्कुल ठीक है रीमा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत को अगर आप देखें तो उसमें तो ये अथॉरिटी क्या हुकूमत के पास नहीं है? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि अब इदारे एपॉलिटिकल हैं, वो सियासत में कोई हिस्सा नहीं ले रहे, तो इनको तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए था और इनको फोकस नहीं करना चाहिए था तैनाती पर। अलीना, लेट्स नॉट बी नाइव। हम सबको मालूम है कि इस वक्त क्यों ये अपॉइंटमेंट जो है ये कंट्रोवर्शियल बनी हुई है। हमारा आइन क्या कहता है, हमारा आर्मी एक्ट क्या कहता है कि ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रेशन है। ये समरी आए ना आए, उसमें नाम हो ना हो, प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे मुल्क के आर्मी चीफ कौन है। तो कौन उसमें रुकावटें डाल रहा है, हर्डल्स पैदा कर रहा है? जो ए पॉलिटिकल किरदार मुझे नहीं मालूम, टाइम विल टेल। मैं तो जिनकी एक हिस्ट्री होती है, जिस इदारे की एक हिस्ट्री रही है, जो वो ए पॉलिटिकल नहीं है, टू पॉलिटिकल रहे हैं, उनके सिर्फ वर्ड्स मेरे लिए तो नाकाफी हैं। और इस वक्त जो हो रहा है, हमारा फोकस सियासतदानों पे है अब भी,
लेकिन मेरा ख्याल है फोकस किसी और इंस्टीट्यूशन पे भी होना चाहिए कि वो क्यों इस वक्त हर्डल्स पैदा कर रहे हैं। अगर आईनी तौर पे क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, तो क्यों ये हर्डल्स पैदा किए जा रहे हैं? ये जो अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल है, ये हवा से तो नहीं आई। इमरान खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अपनी पूरी कैंपेन शुरू कर दी, नैरेटिव शुरू कर दिया हुकूमत, उसमें क्या हो सकता है? और अब ये जो अपॉइंटमेंट के पीछे ये जो पूरी कहानी चल रही है, सबको मालूम है इसमें हुकूमत का उस तरह से क्या कसूर है। तो मैं हुकूमत पे बहुत तनकीद करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो इनविजिबल फोर्सेस हैं, इन पे भी तनकीद करना जरूरी है। लेकिन ये जो सबरी खेला जा रहा है, क्या इसमें आप बिल्कुल ही बरी उज़िमा कर सकते हैं हुकूमत को? ये भी फिर एक सवाल पैदा होता है ना। लेकिन इशाद भट्टी साहब, आपको मैं रिस्पॉन्ड करने का पहले टाइम देना चाहती हूँ। जी मैडम शेख सही कह रही हैं रीमा साहबा, ये एक हकीकत है जिसकी तरफ वो इशारा कर रही हैं। और ये भी मैं मान लेता हूँ कि ये हमारी ये जो सियासतदान हैं, ये इस काबिल हैं कि इख्तियार इन्हें दें और ये इख्तियार संभाल सकें, मान लेते हैं। लेकिन इनको इख्तियार और अथॉरिटी किसने देनी है? हम तो इतना ही कर सकते हैं ना, इनको वोट दें। अगर ये अपने माल बचाओ खाल बचाओ में लगे रहेंगे, ढीले करते रहेंगे और हर जब भी खड़ा होने का वक्त तो आ जाता है उस वक्त भाग जाएंगे, तो मैं क्या करूं इसमें? यानी आज इनमें से कोई एक कह सकता है कि मैं खड़ा हुआ हूं वोट को इज्जत दो के लिए? नहीं कह सकता। किसी की पार्टी में जमहूरियत है या माइंड सेट में है? नहीं है। किसी की गवर्नेंस परफॉर्मेंस बताएं काबिले तारीफ है? नहीं है। आर्मी ने या फौज ने या एस्टेब्लिशमेंट में तो नहीं कहा था कि सरेमल इवन फील्ड बनाओ, अपनी जायदादें औलादें सेट करो। तो ये कहां से, मैं कहां से कैसे करूं इनको? या छोड़ दें ये धंधा, ये छोड़ दें, सियासत से आउट हो जाएं, जायदादों की एक और कहानी भी सामने आई, वो वेबसाइट जो है वो बैन कर दी गई। मैं कैसे अलीना, जायदादों की एक और कहानी भी सामने आई। आसमा जहांगीर साहिबा कहती थी, आसमा उसका भी किसने करना है? उस कहानी का भी किसने प्रोब करना है? अगर वो कहानी ठीक है या गलत है, तो उस कहानी का किसने करना है? इन्होंने करना है, करे ना। आसमा जहांगीर साहिबा कहती थी, हम सियासतदानों की करप्शन की तो रोज बात करते हैं, छतों पे चीख चिल्ला के करते हैं। जिस दिन ये जो पॉलिटिकल अफराद हैं, इस इंस्टीट्यूशन की, इन अफराद की करप्शन सामने आएगी तो हम पॉलिटिशियंस को भूल जाएंगे। वैसे ही मुझे याद आई उनकी ये बात आज। ठीक है, ये अपनी जगह ठीक, लेकिन खासकर जैसे हम समरी की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जिस तरह से सियासत हो रही है और वेट किया जा रहा है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि विकेट की दोनों जानिब खेला जा रहा है। एक तरफ बयान आता है कि जी इस्तेहकाक के GHU का वो भेजे समरी और उसके बाद हम करें, लेकिन उसके आप कुछ कहना चाहती हैं रीमा? आप जवाब देना चाहती हैं? मैं सिर्फ ये छोटा सा एक पॉइंट मुख्तसर, मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारी जो भी हुकूमत हो सिविलियन, वो डट के खड़ी हो जाए और वो कहे नो मोर। लेकिन अगर आप मुल्क की हकीकत को सामने रखते हैं और आप देखते हैं माइट में, ताकत में कितना फर्क है और किस तरह लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है डेकेड से, मुझे कहना पड़ता है शायद अगर जो चेंज आएगा वो इंक्रीमेंटल आएगा। डायरेक्शन वो होनी चाहिए। उस पे सवाल है कि क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है, या हम पॉलिटिकल फोर्सेस को और पॉलिटिकल बना रहे हैं। ये कभी हम सवाल रख लेंगे, लेकिन ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रीमा, यही तो बुनियादी सवाल है, और इसको हम आज भी डिस्कस करने के लिए बैठे हैं और ये आ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप जिस तरह से बात कर रही थी, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स यही है। लेकिन ये हुकूमत इसी दावे के साथ आई थी, हुकूमत में आने से पहले यही दावे करती थी कि हम ये चीज मुमकिन बनाएंगे, और फिर आज भी शाहिद खान अब्बासी साहब ने दावा किया कि हमने बना दिया। मजहर अब्बास साहब, क्या आप इससे अग्री करते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी फिर ये भी है कि ये हुकूमत भी पूरी की पूरी जो इस वक्त अपना फोकस है उसी तैनाती के गिर्द रखे हुए है। एक बैड कॉप खेलता है, गुड कॉप खेलता है। देखिए, हम जवाब अफोर्ड नहीं कर सकते अगर चैनल पे जवाब दें। ये ऐसी सिचुएशन है कि जिस पर अगर आप बहस करेंगी तो बहुत से लोगों को एक्सपोज करना पड़ेगा। ये ऐसा ही नहीं, हमने अपनी सिमत का तयन ही नहीं किया। अच्छा। और जब तयन करने का वक्त आया तो एक सिटिंग आर्मी चीफ जो है वो वजीर दिफा बना दिया गया, और फिर उसने मार्शल्ला लगाया, और उसके बाद से लेके आज तक चली आए
डायरेक्ट रूल, इनडायरेक्ट रूल, इसके अलावा इस मुल्क में हुआ क्या है 75 साल में? या तो डायरेक्ट रूल किया जाता है या इनडायरेक्ट रूल किया जाता है। भट्टी साहब ने कहा कि ये क्यों नहीं करते तब्दील। जब तब्दील करने की बात आती है तो इवन सुप्रीम कोर्ट तब्दील नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं बुला सकता, और मजबूरन उसे नजरिए जरूरत के तहत मार्शल लॉ को जायज करार देना पड़ता है, आइन और कानून के मुताबिक करार देना पड़ता है गैर आईनी इकदाम को। आप मुझे बताएं 12 अक्टूबर को क्या हुआ था? कोई मार्शल लॉ लगा था? नहीं लगा। चंद ग्रेड 22 के अफसरान गए वजीर आजम हाउस में और दो तिहाई अक्सरियत के वजीर आजम को कानों से पकड़ के वजीर आजम हाउस से बाहर निकाल दिया। किस मुल्क में आप सिमत की बात करती हैं? सर एक चीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है आप 12 अक्टूबर की मिसाल देते हैं, लेकिन हम 12 अक्टूबर से थोड़ा आगे भी आ गए हैं। अब अभी हाल में देखिए आगे जब सर रियलिटी ये भी है, अब हाल में जब एक गैर कानूनी इकदाम हुआ, गैर आईनी इकदाम हुआ, तो फिर यही कोर्ट थी जिसने उसको ओवरटर्न किया। मैं यही तो बात, गुंजाइश भी मौजूद है। नहीं यही तो बात कह रहा हूं कि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? 3 नवंबर हो जाता है। 3 नवंबर को क्या किया? जजों को नजरबंद कर दिया। मसला यह है कि जब भी आप मैं पार्टीज उठा के नाम लेने शुरू करता हूं, इन जमातों को किसने बनाया और क्यों बनाया? इस इख्तिदार को हमेशा जब भी प्रोसेस शुरू होता है कौन डिरेल करता है? कौन? किसी पार्टी को खत्म करना होता है तो एक पार्टी लाके खड़ी कर दी जाती है। किसी जमात को नाकाम करना होता है, उसके मुकाबले में एक और जमात लाके खड़ी कर जाती है। इस मुल्क में एथनिक राइट्स उठा लें, इस मुल्क में सेक्टेरियन राइट्स उठा लें, इस मुल्क में दहशतगर्दी उठा लें, आपको हर मर्तबा यही कुछ नजर आता है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस मुल्क का जो चक्कर लगता है वो एक छड़ी के गिर्द लगता है। एक छड़ी है जो जब चलना चाहती है तो चल पड़ती है, जब रुकना चाहती है तो रुक जाती है। हमें यह दिखाना होगा कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। आपको यह साबित करना होगा कि आपका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत होती है, अच्छी होगी 100 बिस्मिल्लाह, खराब होगी तो मैं उस पर तनकीद करूंगा, मेरा राइट है ये तनकीद, आपका ये राइट नहीं है कि उसके खिलाफ साजिश करें। यही हमारे यहाँ, चाहे इमरान खान के खिलाफ साजिश हो या नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो या पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश हो, ये सूरत हाल बहुत, मैंने कहा बहुत खुलकर बात हो सकती है। हाँ। लेकिन बहुत खुलकर बात आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सर मौजूदा दौर में आते हैं ना जरा, न्यायी साहब, अब जब ये पीडीएम हुकूमत आई तब तो इस तरह से सपोज किया जा रहा था कि जी द सिस्टम इज हीलिंग। अब इस मौके पर जब हम आकर खड़े हुए हैं कि अभी भी हम वहीं पर देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जिम्मेदार कौन है और कसूरवार कौन है? इकबाल का एक मिसरा है, यही आईने कुदरत है, यही आईने कुदरत है, यही असलूब फितरत है। देखिए जी, 1951 से जो मदर साहब ने टच किया और रीमा बीबी ने टच किया, मैं उसी के दरमियान में थोड़ा सा फिल इन करता हूँ। 1951 से जो तबाही और बर्बादी का सफर का जो है के लिए हिस्सा डाला गया था पाकिस्तान में, वो ना खत्म होने वाला उस जगह पे पहुंचे हुए। 1971 में पाकिस्तान टूटा, हमें यही बताया गया कि उसके जिम्मेदार शेख मुजीबुर रहमान थे, यही बताया गया कि उसके जिम्मेदार जुल्फिकार भुट्टो थे, यही बताया गया था कि हिंदुस्तान की उनको मदद मिली, इंदिरा गांधी उनकी जिम्मेदार थी, तीन किरदार। वो ये बताया कि इख्तिदार में कौन था, ये बताएं कि जी उससे पहले, उसके इख्तिदार से पहले किसके इख्तिदार था, जिसकी तरफ मदर साहब ने इशारा किया। देखिए जी, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला का इतना मेरे पे बड़ा एहसान है कि आज हम कुछ बातें कर रहे हैं जो कि 7-8 महीने पहले तस्वर में नहीं। वेरी ट्रू वैसे। हाँ, ये चलो, अब आप कह रहे हैं जी, आपने एक बात की और मुझे तकलीफ हुई, आपने कहा जी मॉक जो है ट्रायल करें। ये अलीना, आप हकीकत ये कि ये पाकिस्तान के साथ 1951 से मॉक ट्रायल ही हो रहा है। कितना बदकिस्मत मुल्क है कि मॉक ट्रायल के अंदर
72 साल गुजार दिए, मेरी उम्र से 2 साल ज्यादा। इमरान खान फरमाते हैं कि सियासत इस्तेहकाम, इमरान खान साहब ये भी बताते थे कि कब से शुरू है। कहा जाता है जी कि इस वक्त रीमा ने जो बात की तो उसमें इजाफा करता हूं, अब ये खाली गेम जो है ये हमेशा, ये सिर्फ हमारे जो पिछले 70 साल की हिस्ट्री है वो जर्नैलों और जजों तक मुनहसर नहीं है। इसमें कभी कभार और थोड़े से और कभी कभार इंतहा पे सियासतदान पार्टनर क्राइम बन जाते हैं, जैसे आजकल है। ये क्या मुसीबत है? आर्टिकल 243 जी 1B क्या कहता है कि वजीर आजम ने सुएज तैनात करना है। उसमें यह भी लिखना चाहिए कि वजीर आजम ने राइट मुड़ के करना है या लेफ्ट मुड़ के करना है। कहां लिखा हुआ है कि आप वहां से एक समरी आएगी 5 जनरलों की? ये तो जनरल कैनी साहब से शुरू हुआ है फर्स्ट टाइम, वो भी पीपल्स पार्टी वालों की या नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी है कि उन्हें मांग ली है। क्या जनरल मुशर्रफ साहब पे समरी मंगवाई गई थी? ज़ियाउल हक साहब पे समरी मंगवाई गई थी? कभी आईन में है ही नहीं। और ये जो आईन है जिसको आप एक अकामे के ऊपर वजीर आज़म को घर भेज देते हो, ये कौन राइट देता है? वो असेंबली जिसने उस वजीर आज़म को इलेक्ट किया है, वो असेंबली ये आईन बनाती है। ठीक है, और उस असेंबली ने आईन के अंदर जो बना दे। देखिए क्राइसिस ये है इस वक्त कि ये जो 26 मई की जो मतदारी चलाई जा रही है, इसके अंदर कौन पार्टनर है? ये क्यों किया जा रहा है? जी। कि अगर कोई ऐसा आर्मी चीफ बन जाए जो कि तबीयत पे ना गरा गुजरे किसी पे भी जी, तो उसमें इमरान खान साहब जो है वो मौजूद है कि इस मुल्क के अंदर हवाई तबाही फैला दें। ये मुल्क तो अल्लाह ताला ने कोई इतना सख्त जान बचाया है कि हमारे इतने सर यही तो मसला है। लेकिन देखिए आप सिर्फ इमरान खान की बात कर रहे हैं, लेकिन इट गोज बोथ वेज ना। फिर फेवरेट अपनी मर्जी का, इस रियलिटी को भी नहीं आप नज़रअंदाज कर सकते कि ठीक है आप लगा तो रहे हैं, लेकिन फिर उसके पीछे मकासद क्या होते हैं, वो सोच कर क्या लगाते हैं, क्या ये भी दुरुस्त है? एक ज़रा छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं और मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि एक समरी के गिर्द सारा मुल्क घूम रहा है, इतनी हमारे मसले हैं, इतने मसाइल हैं, लेकिन इस समरी और इस पर होती बहुत सी कयास आराइयों की वजह से ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत दीगर इशूज़ को शायद नज़रअंदाज कर रही है और उनके ऊपर तवज्जो ही नहीं है, और सारा जो मरकज़ है इस वक्त सियासत का वो एक अहम तैनाती है। अपने तजियाकारों की इसके ऊपर ज़रा राय जान रहे हैं। रीमा, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो हम समरी की अब बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एक तरफ ये बात कर रहे हैं कहाँ पर पावर का एपिसेंटर है, क्यों नहीं हो रहा, लेकिन सियासतदानों का जो किरदार है इसके अंदर, उसको हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं और कैसे उनको क्लीन चिट दे सकते हैं? हालांकि अगर चाहती है हुकूमत तो बड़े आराम से, जब उनके पास पूरा का पूरा इख्तियार है, तो मामले को हल कर देती। वाई डू दे नीड टू वेट? अलीना, आप जो बात कर रही हैं वो एक, अगर हम बहुत आइसोलेशन में देखें तो इट मेक सेंस कि आप जो है एक फैसला लें और बस उस पर डटे रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी दहाइयों से एक इंस्टीट्यूशनल ये जो रोल है, ये हर हमारी वॉक ऑफ लाइफ में इतना इनग्रेन्ड है कि अब इतना आसान नहीं है कि आप उससे निकल के एकदम एक फैसला कर लें। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी हुकूमत होगी, वो चाहेगी कि वो साथ लेके चले और वो कुछ एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना खड़ा कर दे जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो बेयर ना कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर आप इस तरह का एक स्टेप लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए बहुत बुरे हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा कॉशन के साथ जो हमारी हुकूमतें हैं वो चलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही पपेट्स हैं, वरना तो वो जो चाहते अपनी उनकी कोई राय ही ना होती और जो उनको डिक्टेशन मिलती वो वही पूरी कर लेते। लेकिन हम देख रहे हैं ये भी नहीं हो रहा, तो हुकूमत की तरफ से एक स्टैंड तो लिया जा रहा है। चाहे उनकी जो भी मोटिव्स हैं, हम इसको तो अप्रिशिएट कर सकते हैं, मैं तो एटलीस्ट कर सकती हूँ कि वो स्टैंड तो ले रहे हैं, डिक्टेशन नहीं ले रहे। एक तरह से ये भी एक बहुत बड़ा एक कदम है। नहीं मगर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए अलीना, हमारे असल मसाइल क्या हैं? अभी आपने शुरू में कहा, बिल्कुल आपके इंट्रो में, कि 24 करोड़ की आबादी, यानी हम आज से कुछ अरसे पहले तक 22 करोड़ कहते थे।
ये हमारा इशू है कि हमारी आबादी बढ़ रही है और हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करते। हमारे इशूज तालीम है, हमारा इशू सेहत है, हमारा इशू लोकल गवर्नमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं हो रही कि हमारी सिमत का तयन ही नहीं किया जा रहा। आपका बरसों से तो आपके आइन नहीं बनता, आपका आइन बनता है, उसके तहत इलेक्शंस होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये सारी पावर पॉलिटिक्स से जान छूटेगी तो इसके ऊपर आएगी ना। लेकिन मसला फिर यही है जो अभी जैसे रीमा से भी मैंने सवाल किया कि क्या जिम्मेदारी फिर हुकूमत की नहीं बनती, हुकूमत वक्त की नहीं बनती। मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारे यहाँ ये जो पॉलिटिशियन है ना, ये जो ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस हैं, ये आर्टिफिशियल पॉलिटिशियंस हैं। जो असल ब्रीड थी उस पर तो 50s में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 2000 सियासी कारकुनों को। नहीं ऐसा फिर क्या करे, इसलिए कि जब भी कोई ब्रीड बनने लगती है, आप आर्टिफिशियल ब्रीड को ले आते हैं, लेकिन उसको नाकाम बनाने के लिए, जिसमें वो कहती हैं कि इस हुकूमत ने कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिखाई है इस मामले में, खासकर समरी के मामले में। यही सब एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपके पास आती हूँ। भट्टी साहब, आपका इसके बारे में क्या राय है? क्या आप समझते हैं ये जो मामला है सारा का सारा, इसमें हुकूमत रेजिस्टेंस दिखा रही है? देखिए रेजिस्टेंस कैसी है, कोई यानी क्या हम कोई लड़ाइयां लड़ रहे हैं? वजीर आजम पाकिस्तान मौजूद हैं, उनका इख्तियार है। अभी न्याई साहब ने कहा है कि समरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मुकर्रर कर दें। तो क्या रीमा ने कहा ना कि एक तरीके से चलना होता है। रेजिस्टेंस कन्वेंशन है, उनकी कन्वेंशन है ना, रिवायत रही है, रिवायत रही है। तो ये देखिए तरीका तो यही है ना कि 5-5-6 हमारे सारे सीनियर अफसर हैं, सारे अहल हैं, सारे तजर्बाकार हैं, सारे मुहिब्बे वतन हैं, सारे मेरिट पे हैं। आप वजीर आजम जिसको समझते हैं उसको कर दें। लेकिन अब अभी 2-3 जुमले मैं बातें करना चाहता हूँ। एक तो अपना बंदा लगाना, ये कब हमारा शौक पूरा होगा? कोई इदारा ऐसा हम बचना देना चाहते हैं जहां पे अपना बंदा नहीं ठोसना चाहते। अच्छा। दूसरा, जमहूरियत का मतलब क्या होता है? जमहूर की खुशहाली। कोई है जिसने अपनी आल औलाद और नस्लों के अलावा जमहूर की तरफ देखा हो? वोट को इज्जत दो का मतलब क्या होता है? वोट की बुनियाद पर लुटमार करना, सरे महल लेवन फील्ड बनाना। अच्छा, सिविलियन बालादस्ती का क्या मतलब होता है? गेट नंबर 4 लीडर का क्या मतलब होता है? कभी लंदन कभी जद्दा, यानी 18वीं तरमीम तक कर ली। हमारी एजुकेशन किधर है? हमारी सेहत किधर है? हमारे अस्पताल किधर हैं? हमारे स्कूल किधर हैं? फौज ने रोका हुआ है कि अच्छे स्कूल ना बनाओ, अच्छे अस्पताल ना बनाओ। आप प्राइवेट पार्टियां बने हुए हो, आपका बाप बेटा फिर बेटा फिर बेटा फिर बेटा। ये फौज ने कहा है कि अपने अंदर ही रखनी है। फौज ने कहा कि आप गवर्नेंस अच्छी ना करो, परफॉर्मेंस अच्छी ना दो। फौज ने कहा ये इख्तियारात मांगे से मिलते हैं, इज्जत मांगे से मिलती है, आपका जवाब देती हूँ। यही सब कुछ ऐड करना चाह रहे थे इससे पहले। याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने जान दी। यही सब आप पहले बात। हाँ जी, देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ये हमारे जो तकड़े लोग हैं, जिनके पास जिनको मैं कहता हूँ ऑल माइटी है, अगर ये जमीन के ऊपर कोई अल्लाह मियाँ किसी बंदे की शक्ल को होता तो इन्हीं की शक्ल को होता, क्योंकि जितनी ताकत अल्लाह मियाँ के पास है कुछ इनानों के पास है। मुझे समझ नहीं आती कि व्हेन द इनफ इज गोइंग टू बी इनफ। एक आदमी 7 जनवरी 1951 को आर्मी चीफ बनता है और 11 साल बाद वो जाके रिलीज करता है 1963 में 62 में आके, और वो जाके मूसा को बनाता है। दूसरा बंदा 1976 के अंदर आर्मी चीफ बनता है और 1988 तक आर्मी चीफ रहता है। तीसरा बंदा 1999 में आर्मी चीफ बनता है। मुझे बताएं, इस मुल्क के अंदर मुझे अल्लाह के वास्ते इस मुल्क ने आप लोगों नहीं, तो फिर सर ये रेजिस्टेंस तो ना, एक मिनट ना सर, एक मिनट बनाया मुझे सर, एक तो हम 1950 से जरा बाहर आते हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में ऐसा कुछ हुआ है सियासत में जो शायद पहले कभी नहीं सोचा गया था, अनप्रेसिडेंटेड। दूसरा सर, एक मिनट, फिर ये तो मान जाए ना ये रेजिस्टेंस ना हुई, फिर सीधा कहले कि आप ये कहते हैं फिर हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है, क्या ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल हो रही है। 26 नवंबर को क्यों रखा गया? तो फिर सर ये भी माने ना कि फिर खान साहब के हाथ में कुछ है। कल आपने बैठ के कहा कि इमरान खान के पास कुछ नहीं है। रीमा, अगर ये ऐसा आर्मी चीफ बन जाए जिसका इस वक्त हर जबान खास पे है, अच्छा, आम पे नहीं, हर जबान खास पे है, तो क्या हमारे मुल्क में
आइन जब हाल में मैंने पहले कहा 243(1) के मुकाबले में वो कौन सी चीज माने है सर? नहीं, फिर देखिए इस जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, क्या उसमें आप आज भी रो रहे हैं कि खुदा के वास्ते सर, क्या जो आप सिचुएशन बता रहे हैं उसमें सिर्फ आप ऑलमाइटी को ब्लेम कर सकते हैं? अगर ये लोग जो अभी आए और जो अपेरेंटली ये कह के आए, नहीं, फिर दोनों तरफ की गलती बनती है ना रीमा। ऑलमाइटी को चैलेंज करने की वो जहन्नम में डाल दे ऑलमाइटी आपको ब्लेम, क्योंकि ऑलमाइटी को भी कोई ब्लेम करता है। प्लीज रीमा। देखिए अलीना, हमने सरे महल को एक्सपोज किया, हमने पनामा को एक्सपोज किया, हमने पॉलिटिशियंस को किसने एक्सपोज किया? इसी मीडिया ने एक्सपोज किया ना। लेकिन क्या हुआ? लेकिन नहीं, एक मिनट, क्या पॉलिटिशियंस के अलावा जब हम एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं तो उसकी इजाजत होती है? ठीक है रीमा। मुझे एक असेंबली में जावेद हाशमी तकनीक का एक फिक्रा जावेद हाशमी ने ये तकरीर की थी, मुझे नहीं याद कब, 2004 या 2005 में मुशर्रफ साहब का दौर था, शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर थे। एक फिक्र बड़ा अहम है, उन्होंने कहा जी कमीशन बिठा दे इस मुल्क में करप्शन के ऊपर। वो कहते हैं कि मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा अगर पहले नंबर पे हमारे जर्नैल ना आए, दूसरे नंबर पे हमारे जजेस ना आए, और तीसरे नंबर पे ब्यूरोक्रेसी, चौथे नंबर पे सियासतदान। क्या बातें करते हैं? हम नहीं इस मुल्क में रह रहे, हमें नहीं पता कि जी वकील कर लो, जज नहीं जज ना करो, जज कर लो वकील ना करो। ठीक है जी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक रीमा। जी अलीना, बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। अगर आप भट्टी साहब ने कहा हमें कि यहाँ पे सेहत और एजुकेशन और ये सब बेहतर करने से किसने रोका है, हाँ। लेकिन जब आप देखते हैं रिसेंट बहुत बड़े जो स्कैंडल्स आते हैं, कुछ नाम उनके पीछे जो हैं वो ढके छुपे ही रहते हैं। अगर उन पे कोई एक्चुअल इन्वेस्टिगेटेड स्टोरीज करें, और कुछ लोगों ने की हैं, अनफॉर्चुनेटली वो आवाम तक नहीं पहुंचती, तो और भी लोग हैं जो उनमें मुलव्वस होते हैं, उनका बस सिर्फ नाम सामने नहीं आता। तो जब हम पॉलिटिशियंस को दुरुस्त उनको ब्लेम करते हैं, सारे करप्शन स्कैंडल्स जिन लोगों के नाम सामने नहीं आते, बार बार हमें रिमाइंड करवाना चाहिए हमारे व्यूअर्स को कि वो भी उसी का एक हिस्सा है। दूसरी चीज ये रीना, आप जो हैं आप कंपेयर कर रही हैं इस सिचुएशन में इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है, जो ब्लैकमेल कर रहा है वो कोई और है। अब ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं हुई कि आप कह रही हैं कि क्यों नहीं रेजिस्ट करते। ब्लैकमेल जो कर रहा है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल तरीके से कर रहा है, इसलिए जो ब्लेम है वो उन पे जाता है। जो ब्लैकमेल हो रहा है वो विक्टिम है, और अगर विक्टिम इस वक्त मेरी नजर में रेजिस्ट कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉन्टेक्स्ट यही है। इसको तब्दील करने की जरूरत है, लेकिन वो मेरी नजर में आहिस्ता आहिस्ता होगा। हम टर्की नहीं है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें और फौज का क्या वो ट्रू सेंस में विक्टिम है? आज इस हकदार को आप ले ले, इस हकदार नहीं एक मिनट ना न्याजी साहब, आप कह सकते हैं वेल डन, लेकिन फिर वो चीजें भी तो देखें ना जो हो रही हैं। इस हकदार साहब ने आज कितनी कन्वीनियंटली नैब लॉज में जो अमेंडमेंट हुई है वो चेंजेस करके निकल लिए, बरी हो लिए। हाउ कन्वीनियंट, हाउ, नहीं एक मिनट ना, लेवल उसे हाई कर दिया है। आई एम श्योर सर, आई एम श्योर बड़ा अच्छी दलील थी, लेकिन सवाल तो सुन लेना रीमा। लेकिन एक चीज आप ये भी तो देखें, आप ये भी तो देखें, इस हकदार किस तरह से जो रिलीफ लेके आराम से सुकून से साइड पे हो गए। वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने वापस आना था, अदालतों का सामना करना था, वो वापस आने के लिए उनकी सेहत बड़ी ख़राब है, अदालतों का सामना करने के लिए ख़राब है, लेकिन यूरोप जाने के वक्त वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो फिर ये भी तो रियलिटीज है ना। आर दे रियली विक्टिम्स? अलीना, अगर आप बहुत माइक्रो लेवल्स पे इंडिविजुअल केसेस में देखेंगी तो आपको शायद वो विक्टिम्स नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप एक इंस्टीट्यूशनल या आप एक ओवरऑल सिस्टम के लेवल पे देखेंगी तो वो विक्टिम्स हैं। इस मुल्क में सियासतदान विक्टिम्स रहे हैं, जुडिशल तरह से उनकी असैसिनेशंस हुई हैं, अदरवाइज उनकी असैसिनेशंस हुई हैं, उन्हें गैर आईनी तौर पे, अनलॉफुल तौर पे ओहदों से निकाला गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है। इसको विक्टिमहुड नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? भट्टी साहब अग्री नहीं करते? भट्टी साहब। मैडम शेख, हाँ, मुझे आज पता चला है कि मेरा वजीर आजम विक्टिम है।
पता नहीं वो वज़ीर आज़म बना क्यों है, वज़ीर आज़म बनने से पहले वो विक्टिम क्यों नहीं था। हालांकि ये तो मफाहमत का बादशाह था और इलेक्शन से 1 महीना पहले ये वज़ीर आज़म भी बन सकता था और काबीना के नाम भी फाइनल होते थे। ये भी बड़ा आईनी है और जमहूरी है। अब आप सवाल ये, नवाज शरीफ साहब का यूरोप जाना माइक्रो सतह पे आ गया है, शहबाज शरीफ साहब का ब्लैकमेल होना ऊपर आ गया है, ऊपर चला गया है, अपनी मर्जी के रंग देने। भाई किस लिए हम तो यही कर सकते हैं, आपको वोट दें, वज़ीर आज़म बनवाएं, उसके रुकिएगा, जवाब कंप्लीट करने दें, ब्लैकमेल होते रहें, छोड़ दें सारा कुछ, छोड़ दें सारा कुछ, छोड़ दें सारा कुछ। कहने का मकसद ये है कि जब आप दिन को कुछ और होते हैं, रात को कुछ और होते हैं, अच्छा। तो आपको कौन इज्जत देगा? जब आप अपना माल बचाने के चक्कर में होते हैं, आपको कौन इज्जत देगा? जब आप ढीले वाले होते हैं, आपको कौन इज्जत देगा? जब आप मुश्किल वक्त में गायब हो जाते हैं, आपको कौन इज्जत देगा? अच्छा। ये कौम 24 करोड़ तो इधर ही है ना। कहाँ, यानी आज उनको वापस 8 हफ्ते के लिए गए थे, वापस नहीं आना चाहिए था। अल्लाह उनको सेहत दे, सेहत पे कोई मैं नहीं। ओके भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया, मुझे क्लोज करने प्लीज। यूरोपीय टूर पे साहब, क्या इसके बाद मैं उनको चौथी मर्तबा आऊं वो नायली से? भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, न्यायी साहब आपका, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। न्यायी साहब, अलीना सबसे बड़ा झूठ है कि 8 हफ्ते के लिए गए थे। नंबर 2 बात है कि तो भूल जाए व्हाट्सएप जीआईटी को, भूल जाए अरशद मलिक की वीडियो को, भूल जाए। उनको सजा ये 11 साल नवाज शरीफ को और 8 साल मरियम नवाज को लंदन में बैठे थे, उठ के आ गए। जब नवाज शरीफ साहब को यहाँ भेजा, सबसे बड़ा स्कोप के साथ धोखा, झूठ, मकर फरेब यही किया जा रहा है कि एक बंदे को जेल से उठा के जबरदस्ती भेजा गया। क्या मजबूरी थी इनकी, इमरान खान साहब की, जब ये आंसू रो के फेडरल कैबिनेट में और प्रोविंशियल कैबिनेट कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए। सर वो सब मान लिया, लेकिन क्या ये कह के जस्टिफाइड है? समा खराशी कौन कर रहा था? एक बंदे को जेल में भेजा। मैडम न्याजी साहब, यहाँ मेरा आपसे इख्तिलाफ है। न्याजी साहब, यहाँ मेरा आपसे इख्तिलाफ है। मैं ऐसे लोगों को लीडर मानता ही नहीं जो यहाँ से भाग जाते हैं, जो मुकाबला नहीं करते, जो मुकाबला नहीं करते। मुल्क क्राइसिस में आप यूरोप के दौरे पे निकल रहे हैं, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे आप? ये तो अम्मा बात की बातें हैं। नहीं, बात की बातें नहीं है, बात की बातें नहीं है। 1999 में आपके साथ ज्यादती हुई, 2000 में उसी शख्स से डील करके आप चले जाते हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज को? 11 साल के 13 जुलाई को 11 साल के लिए आए थे। जुलाई को सर तो लड़ाई लड़ते ना, बाहर जाने की क्या जरूरत थी? झूठ को भूल जाएं, भूल जाएं, लड़ाई लड़ना भी तो सीखे ना। आप कहते डील की है, कोई बंदे को सर डील की है ना, 2000 में डील नहीं की थी। भूल जाएं, मारे 2000 उसके बाद। अरे क्यों गोली मारूं 2000 को? मैं क्यों 2000 को गोली मारूं? मैं क्यों मारूं? उन्हीं डिक्टेटर्स के साथ आप मुआहदे करते हैं। मैं तसल्ली करवाऊंगा उसके लिए भी। डीलें तो फिर जब आप फौजी आमरों के साथ डील करेंगे, जब आप फौजी आमरों के साथ एनआरओ करेंगे, तो फिर आप सियासत को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर आप जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं। पॉलिटिशियन को बेल आउट ना करें, लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि सिर्फ पॉलिटिशियन को हम तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसी चीज के ऊपर ये बड़े अहम नुक्ता जो मजहर अब्बास साहब ने उठाया है, और इसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे, और इसी चीज के ऊपर हम कंक्लूड करेंगे कि हम जरूर पॉलिटिशियन के ऊपर बात करते हैं, और जहां पर उनकी अकाउंटेबिलिटी करने की जरूरत है उनको भी मौरूद इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन सिर्फ शायद पॉलिटिशियन कसूरवार नहीं है इसका। ये सीरियसली इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और ख़ासकर क्योंकि उनको तो इलेक्ट करके हम लेके आते हैं, इसलिए सियासतदानों को भी अब इट्स हाई टाइम कि ज़रा सोचें, देखें इस मसले से आगे कैसे निकलना है, और एक्चुअली जो आवाम अब आपसे एक्सपेक्ट करती है उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कैसे आपको पूरा उतरना है, वरना जनाब आवाम आपको माफ़ नहीं करेगी, और आवाम अब बड़ी अवेयर हो चुकी है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।